एक बच्चा उसने पैदा किया और बच्चा पैदा करके उसने किसी और को दे दिया, ये भूलना नामुमकिन। एक रेप विक्टिम भी अपने बच्चे को बड़ी अहमियत है, उसको वही फीलिंग्स होती उसको लगता है कि यार जो भी कमीना इंसान था उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा तो मेरा है। तो मतलब है कि इंसाफ नहीं मिला। इसमें किसका कसूर है? मैं ही समझता हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसा कभी हुआ होता और मैं लड़की होता तो मैं नहीं जाता। थाने में जाने का मतलब ये है कि शायद दोबारा रेप हो जाए आपका। सिनफी तशद्दुद जो कि हर तरफ हमारे माशरे में फैला हुआ है। मुझे एक लड़की ने बोला कि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ऐसे क्यों कपड़े पहने, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आपको अगर मेरे कपड़ों पर एतराज़ है तो आपको उन बंदों पर एतराज़ होना चाहिए जो मेरे घर में आके मेरे कपड़ों को देखते हैं। ये कहे कि रेपिस्ट जो है यकायक जोश में आ गया और सब कुछ कर डाला, ऐसा नहीं होता है। वो सोचता है, समझते हुए करता है। मेडिको लीगल ऑफिसर है, इनका रोल होता क्या है? तो उनका मेन रोल होता है पैसा कमाना, जायज़ नाजायज़ रिपोर्ट बना करके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेंडर टॉक्स और मैं हूं नाजिया अशर। गालिबन 2015 का साल था, सख्त गर्मियों की रातें। पंजाब में मुल्तान में एक ख़ानदान चारपाइयाँ बिछाकर अपने सहन में सो रहा था कि अचानक से 3 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए और बंदूक की नोक पर उनकी 16 साला बेटी को उठाकर ले गए। उस लड़की को घर के करीब ही कुछ फासले पर एक मकान में ले जाकर रात भर रेप किया गया और सुबह इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो घर जाकर पुलिस से शिकायत नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये ख़ानदान पुलिस के पास गया और 1 हफ़्ते के बाद इसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिम की गिरफ्तारी हुई, सीमन सैंपल भी मिला और उसे 10 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन जब ये केस वफाकी शरई अदालत में गया तो मुलजिम को 2 वजूहात की बिना पर बरी कर दिया गया। एक 2 फिंगर टेस्ट जो कि 2021 में गैर कानूनी करार पाया है, और दूसरी वजह ये थी कि जो मेडिको लीगल ऑफिसर था उसने सीमन सैंपल का DNA नहीं कराया था। यानी मेडिको लीगल ऑफिसर की जो रिपोर्ट थी उसकी बिना पर ये केस कमज़ोर पड़ गया। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं, बेशुमार विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं, और इस तरह की जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स की जानिब से रिपोर्ट्स हैं उनकी खामियों की वजह से बहुत सारे केसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। यही वजह है कि पंजाब में रेप केसेस में ख़ास तौर पर जो कन्विक्शन रेट है वो 4% है और सिर्फ 4% ही मुल्ज़िमान होते हैं जो गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। तो मेडिको लीगल रिपोर्ट और मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रेप केसेस के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है और उसका क्या किरदार है, आज की जेंडर टॉक्स में इसी पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर शेरशाह साहब ने, जो कि मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ मशहूर अफसाना निगार भी हैं और समाजी खिदमत करते रहे हैं। विरसे में मिली आपको, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरशाह साहब आपका। नहीं, आपका शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू को चुना है और ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारे समाज में अंदर गिन की तरह चाट रहा है समाज को, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। तो शुक्रिया कि आप इस मौजू को आपने चुना है। हम इस पर बात कर रहे हैं और आप इस पर काम कर रहे हैं, तो हम मिलकर ही इस पर इसका कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब इसमें सिनफी तशद्दुद जो कि हर तरफ हमारे माशरे में फैला हुआ है, जब इसकी मेडिकल एमरजेंसीज़ की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि कोई भी जब तशद्दुद का शिकार होता है तो ज़ाहिर है पहले वो पुलिस के पास जाता है, फिर उसका एक मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होता है। ये प्रोसेस होता क्या है और इसमें कहाँ गलती हो जाती है कि जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिल पाती? जहाँ तक रेप का ताल्लुक़ है, रेप एक ऐसा वायलेंट क्राइम है औरत के ख़िलाफ़ जिसमें जो रेपिस्ट होता है उसकी नज़र में औरत की वक़्त खुशी होती है और वो रेपिस्ट बहुत ऑर्गेनाइज रेपिस्ट होता है। कोई ये कहे कि रेपिस्ट जो है यकायक जोश में आ गया और सब कुछ कर डाला, ऐसा नहीं होता है। वो सोचता है, समझते हुए करता है और उसकी नज़र में औरत, लड़की, बच्ची या बूढ़ी, इवन मरीज़ा तक की कोई अहमियत नहीं होती है और वो कर डालता है। और उसके बाद आम तौर पर वो चाहे गरीब आदमी करे, कभी चाहे वो वेल टू डू लोग करें या दरमियाने दर्जे के लोग करें, वो अपना कोई ना कोई कनेक्शन तलाश कर लेते हैं और समाज उसकी इस किस्म का है कि उसके साथ लोग मिल जाते हैं। जो वो इल्ज़ाम लगाता है वह इस किस्म का इल्ज़ाम लगाता है कि उससे रेप करा लिया गया, वो चाहता नहीं था। फिर ये पहली बात थी कि 90% लड़कियां थाने में जाती ही नहीं, और मैं भी अगर लड़की हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं तो नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ क्या होता है। मैं अपनी जो मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियाँ होती हैं मैं उनको बोलता हूँ कि थाने में जाने का मतलब ये है कि शायद दोबारा रेप हो जाए आपका। तो क्या थाने में जाए बगैर, रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर डायरेक्ट कोई अगर विक्टिम है वो जाकर अपना मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करा सकता है? नहीं, रिपोर्ट ज़रूरी है। मेडिको लीगल एग्ज़ाम वही लोग करते हैं जिनको अथॉरिटी होती है मेडिको लीगल एग्ज़ाम करने की। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे रेप हुआ है, आप मेरा एग्ज़ामिन करें, और मैं एग्ज़ामिन करता हूँ, उसको रिपोर्ट लिख के देता हूँ। उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है।
क्योंकि रेप विक्टिम का एग्जामिनेशन एक लंबा प्रोसेस है। जी। न सिर्फ ये कि उसका मुकम्मल तौर पर जिस्मानी मुआयना करना पड़ता है, तस्वीरें बना करके क्रॉस में, तस्वीर खींचना नहीं कह रहा हूँ, जी। निशान लगाना, क्योंकि वो उसके साथ वायलेंस हुआ है। उसके बाद उसके कुछ टेस्ट करने होते हैं, मिसाल के तौर पर उसके बकल से हम कुछ स्मेल लेते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कुछ स्मेल लेते हैं, कुछ फिर उसका उनका टेस्ट होता है, फिर डिटेल पेल्विक असेसमेंट होता है। ये ट्रेन लोग कर सकते हैं जिनका ये काम है। फिर जो लोग करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंसानियत और एम्पैथी होनी चाहिए। जो एक लड़की आ गई है आपके पास जो कि रेप विक्टिम है, पहली तशद्दुद का शिकार होकर आई है, जिनका शिकार है, वो बड़ी हिम्मत करके आई है, वो बड़ी जिटरी है, वो बहुत गुस्से में है, उसको मर्दों से नफरत सी हो रही है उस वक्त। और उस वक्त जो भी डॉक्टर कर रहा है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसको बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक से मतलब वो ये सोच के करे कि मैं इस जगह पर हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, मैं ऐसी होती, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या कर रही होती। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हम तो तशद्दुद के शिकार ख़वातीन की ये बात कर रहे हैं। नॉर्मली भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो वो इतने केसेस हैंडल कर चुके होते हैं कि वो एम्पैथी जो उनमें होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही होती है। तो सही कह रही हैं, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमारे डॉक्टरों में जनरली उनका एम्पैथेटिक एटीट्यूड नहीं होता है, ये है मसला। और ख़ास तौर पर रेप विक्टिम को जो एग्जामिनेशन करने वाले होते हैं वो मेडिको लीगल ऑफिसर्स होते हैं। जी, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, जो मेडिको लीगल ऑफिसर हैं इनका रोल होता क्या है, इन्होंने करना क्या होता है? ज़्यादातर मेडिको लीगल ऑफिसर रुश्वत दे के मेडिको लीगल ऑफिसर बनते हैं, तो उनका मेन रोल होता है पैसा कमाना, जायज़ नाजायज़ रिपोर्ट बना करके। काम क्या करते हैं? तो काम उनका ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं आया हूँ, मैंने किसी को मारा है और उसको ग्रीवियस इंजरी है और मैं उसको पैसा खिला देता हूँ, उस ग्रीवियस इंजरी को वो माइनर इंजरी बना देता है। अगर मैंने किसी को रेप किया है और मेरा मेडिकल लीगल अफसर से कुछ रास्ता बन जाता है तो मैं किसी तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता हूँ, पैसे दे करके, सोर्स सिफारिश के ज़रिए धमका करके कि ये रिपोर्ट को आप ज़रा सा अब मेरे मतलब का बना दें। बोले रेप तो वही नहीं है। अब इसके अंदर जो है ना, एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जो वो किए जाते हैं, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जो एविडेंसेस लिए जाते हैं, उसके अंदर अब ये तो बात हो गई कि सीमन का सैंपल होता है, उसका डीएनए टेस्ट कराना भी ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा कि जब तक वो सीमन का सैंपल, आपने बताया कि 2 दिन के बाद तो वो ख़त्म हो जाता है, तो जब सीमन का सैंपल ही अवेलेबल नहीं होगा तो उसका डीएनए कैसे? आमतौर पर ऐसी लड़कियाँ होती हैं ना, वो अपने आप को जाके बहुत वॉश करती हैं, उनके पीछे बोझ होता है। अगर आप वॉश ना करें तो रहेगा 48-30 आवर्स तक रहेगा। लेकिन क्योंकि वो विक्टिम होती है ना, तो वो अपने जिस्म से और ज़्यादा वॉश करती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेंटली भी इतना डिप्रेस्ड होती है कि वो उसको उतारना चाहती है। तो ये वो करती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है और हमारी सोसाइटी में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, हमारी सोसाइटी में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की तो सामने आती ही नहीं है। 99% लड़कियाँ तो सामने नहीं आती। जो बहादुर लड़कियां इसको एक मसला बनाती हैं, समाज उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। वो एक तरह का निशाना बन जाती है कि यार ये लड़की है, ये तो है ही ऐसी, ये तो थी ही ऐसी। और मैं कुछ रेप विक्टिम को जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को सोसाइटी में बड़ी मुश्किल से मनवाया है अपनी बहादुरी के ज़रिए। लेकिन आमतौर पर ये लड़की गिल्ट का शिकार हो जाती है, बेचारी का रेप हुआ है और वो समझती भी है कि गलती भी उसी की। बाद में वो खुद भी फील करने लगती है शायद मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं ऐसे किया। यानी वो अपने आप को ब्लेम कर रही होती हैं कि मैंने क्यों इस किस्म के कपड़े पहने थे कि ये बंदे ने ऐसा किया है, हालांकि कपड़े का कोई हुस्न नहीं था। मुझे एक लड़की ने बोला कि मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुमने ऐसे क्यों कपड़े पहने। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आपको अगर मेरे कपड़ों पर एतराज़ है तो आपको उन बंदों पर एतराज़ होना चाहिए जो मेरे घर में आके मेरे कपड़ों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है जब आप किसी विक्टिम को ट्रीट कर रहे होते हैं? सालों का एक्सपीरियंस है आपका, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई ऐसा केस आया है कि जिसकी ट्रीटमेंट के दौरान आपको लगा कि आप जहाँ पर हिल कर रह गए हो या आपको ये लगा ये बहुत मुश्किल मरहला है? देखिए, मैं एक रेप विक्टिम को जानता हूँ जिसकी जो प्रेग्नेंट होने के बाद 8 महीने तक पहुँच गई थी और वो उसको कोई मिला नहीं था कि वो नहीं चाहती थी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, लेकिन वो किसी को बता ही नहीं सकी।
और देखते देखते 8 महीने हो गया। अब उस मरहले पर जब मेरे पास पहुंची तो मैंने उसको ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहती हो तो मैं अभी बच्चा निकाल लेता हूँ। 8 महीने से 7.5 साढ़े 7-8 महीने। तो वो कहने लगी कि इस बच्चे का चांस क्या है। मैंने बोला कि 7.5 महीने में मोस्ट लाइकली बच्चा मर जाएगा पैदा होने के बाद। कहने लगी मैं आपको कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा। उसका कोई फ़ोन आया ना कुछ आया। 1 हफ्ते बाद वो अपनी खाला के साथ आई थी। 1 हफ्ते बाद वो आई और उसने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब जो हो रहा था वो हो चुका है, अगर ये बच्चा मर जाएगा जैसा भी है, अगर मैं ये बच्चा पैदा कर लूँ तो बच्चे का क्या होगा। बोला आप बताओ आपने क्या करना है। आप इस बच्चे को अगर रखोगी तो आप एक अनमेरिड मदर हो, सोसाइटी आपको कबूल नहीं करेगा, है कि नहीं। अभी तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। तो वो कहने लगी कि क्या हो सकता है। मेरे बोला अगर आप चाहेंगी तो बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक। बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी, बच्चे को क्या करना है वो मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बच्चा जहाँ भी होगा वो, अब उस बच्चे से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए था उसूलन, क्योंकि वो तो रेप, वो एक ट्रॉमा से गुजरी हुई थी ऑलरेडी। ये रेप का वो पैदावार है। लेकिन जो औरतें होती हैं उनके हार्मोन कुछ इस किस्म के होते हैं जिसमें ख़ास तौर पर 26-24 हफ्ते के बाद जो प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम ममता हार्मोन कहते हैं, वो एक रेप विक्टिम भी अपने बच्चे को बड़ी अहमियत है। उसको वही फीलिंग्स होती हैं। उसको लगता है कि यार ये बच्चा तो जैसा भी था, बच्चा तो मेरा आदमी है कि नहीं। वो जो भी कमीना इंसान था उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चा तो मेरा है। तो फिर वो बच्चा हमने डिलीवर कराया, किसी को पता भी नहीं लगा। एक बहुत अच्छे ख़ानदान में वो बच्चा अडॉप्शन के लिए चला गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आज तक मेरे पास सिर्फ एक औरत आई है बहुत दिनों के बाद से पूछने के लिए कि बच्चा कहाँ है, रेप विक्टिम। वो बच्चा अडॉप्ट हो गया था, फिर वो पूछना चाहती है। तो मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता है कहाँ है, लेकिन ये मुझे 100% यकीन है कि जिस ख़ानदान को हमने दिया है वो उस ख़ानदान में वो बच्चा बहुत खुश है, बहुत पढ़ा लिखा है। सिंगापुर में एक्चुअली, ये मैं इसको सिंगापुर में एक्चुअली और था भी वो। तो औरतें एक वायलेंट वाक़या को तो भूल सकती है और उसको मतलब वायलेंट वाक़ये को तो नहीं भूलती। डॉक्टर साहब ये तो और भी उससे भी ज़्यादा इसकी सीवियरिटी है कि एक तशद्दुद हुआ, वो उस ट्रॉमा से गुजरी, वो उसको वाकई भूल जाएगी। लेकिन एक बच्चा उसने पैदा किया और बच्चा पैदा करके उसने किसी और को दे दिया, ये भूलना नामुमकिन। ये जुल्म भी औरतों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है ना। मर्द क्या जाने कि इसके पीछे क्या है। देखिए ना, एक अपने बच्चे को किसी को दे देना जी, और कुछ पता भी नहीं हो। अब तो पता है आपको कि इंग्लैंड, अमेरिका में और स्वीडन वगैरह में तो लॉ है कि 21 साल के बाद वो बच्चा पूछ सकता है कि मेरी माँ कौन है, नंबर 1। और एक माँ पूछ सकती है कि मेरा बच्चा किसको अडॉप्ट किया गया था, वो मुझे बताया जाए। सही, उसको कानून के मुताबिक बताना पड़ेगा, तुम्हारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई लीगल फाइंडिंग्स है ही नहीं। यहाँ तो औरतों की और औरतों के मसाइल की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना। जैसे मैंने भी आपको फिस्टुला का नाम लिया, आपको पता ही होगा फिस्टुला के बारे में। बिल्कुल, उस पर आपने किताबें भी लिखी। बहुत बक करता रहता हूँ। जी। ये कोई इंतहा है। आप 12 साल 11 साल की लड़की की शादी कर दें, फिर उसको प्रेग्नेंट भी कर दें, फिर उसको बच्चा भी हो और बच्चा भी मरा हुआ पैदा हो, और मरने के बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके पेशाब की थैली में सुराख हो जाए और वह पेशाब उसका बेहतर है, उसका जो भी शौहर है उसको छोड़ दे, उसके ससुराल को घर से निकाल दे। आई मीन ये कितना बड़ा वायलेंस है। वो अपनी मर्जी से शादी की उसने, अर्ली मैरिजेस के अंदर उसका क्या कसूर है? वो अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुई? नहीं, आपने प्रेग्नेंट कर दिया। उसने अपनी मर्जी से चुना कि उसको दाई डिलीवर करेगी? नहीं, आपने बोला कि हमारे घर में सब दाई से डिलीवर होती, दाई चुनेगी। उसकी तो कोई मर्जी नहीं थी और उसकी हर मर्जी के ख़िलाफ़ उसको ये कर दिया गया कि वो जहाँ जा रही है पेशाब बह रहा है। मेरे पास एक लड़की थी, फिस्टुला पेशेंट जी, वो अहमदी थी और बहुत खूबसूरत लड़की थी, और वो उसकी 14 साल की उम्र में शादी हो गई और पहला बच्चा हुआ। रंगबिहार खान से आए थे। पहला बच्चा हुआ, शोहर का इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया था, मर गया था। पहला बच्चा पैदा हुआ, उसको फिस्टुला हो गया। मेरे पास 3 साल बाद पहुँची, हमने उसका फिस्टुला रिपेयर किया। तो मुझसे कहने लगी कि देखें डॉक्टर साहब मैं अंधी हूँ। अच्छा, शादी उसकी इसीलिए हो गई कि वो खूबसूरत बहुत थी अंधे होने के बावजूद। हाँ, तो इसलिए उसकी शादी हुई। तो उसने बोला कि अब मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि आप अंधे हो जाए, आपको फिस्टुला ना हो। बोला तुम क्यों कह रही है ऐसा? कहने लगी डॉक्टर साहब
जब आंधी थी ना तो लोग रोड पास कराते थे, लोग हेल्प करते थे, लोग प्यार से बात करते थे। ये जो फिसला हो गया है तो करीब से गुजरता है, लोग ना बोलते हैं बदबू आ रही है, दूर हटो। मेरे पास पहुंची थी रहीमियार खान से 4 दफ़ा उसको बस से उतार दिया गया रास्ते में कि बदबू आ रही है तुम्हारी, उतरो किसी और बस में जाओ, बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस ये है तो ये वायलेंस, लेकिन हमारी सोसाइटी क्या उसको वायलेंस तस्लीम करती है? हमारी सोसाइटी क्या उसको वायलेंस, क्योंकि जो कुछ कर रही है सोसाइटी खुद उसके साथ कर रही है, उसके घर वाले कर रहे हैं, उसका शौहर कर रहा है, उसके घर के इर्द गिर्द जो उसके करीबी हैं वो सब कर रहे हैं। एज ए होल तो सोसाइटी जिम्मेदार है ना जी, एज ए होल हमारे। तो सोसाइटी तो उसको वायलेंस भी नहीं मानती। हाँ, तो सोसाइटी को समझाना पड़ेगा नहीं। जी। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो मैं बड़ा जोश में था यार, मेटरनल औरतें मर जाती हैं, कंपेन करो, मेटरनल डेथ के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करो और टेलीविज़न के प्रोग्राम करो, ये करो। उससे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ? उससे सिवाय मेरा ज़ाती फ़ायदा होने के कुछ भी नहीं हुआ। लोग मुझे जान गए, जहाज़ में बैठा तो रोस्टर से आगे बिठा दिया, डॉक्टर साहब आप आ गए, क्योंकि टेलीविजन पर उन्होंने देखा है। मसला तो हल नहीं हुआ। करना मुझे क्या चाहिए था कि मैं मासिव कंपनी ये चलाता कि तालीम आम की जाए और गुर्बत का ख़त्म किया। जब तक तालीम आम नहीं होगी, दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है, चीन की मिसाल ले लें, सिंगापुर की मिसाल ले लें, मराकश की मिसाल ले लें, ट्यूनिस की मिसाल ले लें, जिन मुल्कों में औरतों के ख़िलाफ़ जराइम कम हुआ है वहाँ 2 ही बातें हुई हैं। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 गुर्बत का खात्मा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरशाह साहब आपका कि आप ये जो बहुत ही सेंसिटिव और सुलगता हुआ मामला है इस पर बात करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, और डॉक्टर साहब ने जो सजेशंस दिए हैं वही इस मामले का सबसे बड़ा हल है। हमारा जो सोसाइटी का माइंडसेट है इसको बदलने की कोशिश करनी है, और इसको बदलने के लिए गुर्बत का खात्मा बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ तालीम को आम करना है। इसी के साथ आज की इस जेंडर टॉक्स से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।